2019 आम चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने तुरुप का इक्का चल दिया है और तुरुप का ये इक्का है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का फैसला, जिसका विरोध विरोधियों को भी भारी पड़ सकता है। दो 2019 की बिसात पर सबसे बड़ा दांव, सवर्णों के लिए 10% आरक्षण, संविधान संशोधन से निकलेगी राह। इससे बड़ा दांव कोई और हो ही नहीं सकता था आम चुनाव के लिए। राफेल पर रार और सियासी तकरार के बीच केंद्र सरकार ने वो फैसला किया है जिसका सीधे सीधे विरोध की ताकत वर्तमान सियासत में किसी भी विरोधी पार्टी के पास नहीं है। और यही वजह भी है सरकार के इस फैसले को सियासत का सवर्ण काल माना जाने लगा है। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए फैसला तो सबका साथ सबका विकास की अगली कड़ी है, जिसमें हर किसी को आर्थिक रूप से संबल होने का मौका मिलेगा। इसका सामान्य वर्ग आज श्री नरेंद्र मोदी जी का जय जयकार कर रहा है और पहले से वो मांग करता रहा है, कोई देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह हिम्मत उसी 56 इंच के सीने वाले में थी जिसने आज करके दिखा दिया है। ये निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, पर मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। सत्ता में बैठे लोगों के लिए इस फैसले से बेहतर कोई और फैसला नहीं होने वाला था। हालांकि विरोधी घुमा फिरा कर इस फैसले को जुमला और ध्यान भटकाने वाला फैसला करार देने में तुले हैं। ये अपर कास्ट के गरीब लोगों को मदद मिलना जरूरी है। अगर इसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो तो सेशन शुरुआत में ही लेके आना था। कल सेशन खत्म हो रहा है, आज लेके आ रहा है, ये और एक बहुत बड़ा जुमला है। तो विशेष सत्र बुलाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे और फिर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाकर इस बिल को पास कराया जाए, नहीं तो कोर्ट से रोक लग जाएगी। वो होता है अगर आरक्षण 10%, तो मैं नहीं मानता कि ये कोई गलत है। जो भी सवर्ण जातियां है, जो गरीब लोग हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना, भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए। सरकार के इस फैसले को हम सियासत का सवर्णकाल क्यों कह रहे हैं, ये तो समझ लिया आपने। अब जरा ये समझ लीजिए किन सवर्णों को मिल सकता है आरक्षण का लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा आरक्षण, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा आरक्षण, 8 लाख से कम सालाना आय वाले परिवार को मिलेगा आरक्षण। और अब जानिए 10% आरक्षण की राह में क्या अड़चने हैं और वो कैसे दूर हो सकती हैं। आरक्षण का कोटा फिलहाल 49.5% है। मौजूदा नियमों में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। अगर 10% का नियम लागू हुआ तो 59.5% हो जाएगा आरक्षण। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करना होगा। यानी संविधान संशोधन के जरिए ही सवर्णों के लिए आरक्षण का रास्ता निकलेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के हर फैसले का विरोध करने वाली पार्टियां इस फैसले का विरोध कैसे करती हैं और सरकार संविधान संशोधन के लिए उनका समर्थन कैसे हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिलचस्प ये भी है कि हार्दिक पटेल वही नेता है जो कि पाटीदारों को आरक्षण की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन सवर्णों को 10% आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस फैसले से गरीब सवर्णों को फायदा मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्र की सरकार है, वो सभी वर्गों को उचित सम्मान और आरक्षण जो मिलना चाहिए उसके प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के अनुरूप आज केंद्रीय सरकार ने स्वर्ण जो जाति के लोग हैं उनको 10% जो आरक्षण दिया है वो मैं समझता हूं कि बहुत उचित है। नगर निगम धर्मशाला के मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में जब भी नगर निगम धर्मशाला के विकास के लिए कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसकी फाइल शिमला में ही लटक जाती है। यह हम नहीं, धर्मशाला के मेयर का कहना है। मेयर की माने तो नगर निगम धर्मशाला में बाहर से आने वाले वाहनों पर टैक्स लगाने समेत कई ऐसे प्रस्ताव पारित कर सरकार को आखिरी मुहर लगाने के लिए भेजा है, लेकिन ज्यादातर प्रस्तावों को अभी भी मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को ही उठाना पड़ रहा है। जो बाहर की गाड़ियाँ थी उसके लिए हमने 50 रुपये छोटी गाड़ी का रखा था सैनिटेशन सेस उसके लिए, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आई। इवन
हमारा जो शराब की बॉटल पे टैक्स की बात कर रहे थे वो भी अप्रूवल अभी आई नहीं। काफ़ी स्कीमें हमारी ऊपर शिमला में भी फंसी हुई हैं। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आएगी तो हमारा इनकम भी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और शहर को थोड़ा सा सुंदर बनाया जा सकता है उससे। और सुंदरनगर पुलिस ने युवक युवती को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों दिल्ली से मनाली की ओर एक प्राइवेट बस में सवार होकर आ रहे थे। तभी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बस में चेकिंग की तो दोनों के पास 14 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पकड़े गए दोनों युवक और युवती कुल्लू जिले के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी पुलिस ने धनोटो के पास नाका लगाया हुआ था तो एक प्राइवेट वोल्वो जो सुंदरनगर की तरफ से आ रही थी उसमें पीछे की साइड में जो एक लड़का और लड़की बैठे थे उनकी जब चेकिंग की गई तो दोनों के पास 14.5 ग्राम जो है हेरोइन मिली है और ये लड़का और लड़की दोनों ही कुल्लू जिला के रहने वाले हैं। इन दोनों ही व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया है और पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। बद्दी के संडोले के पास दिन दहाड़े एक व्यापारी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब व्यापारी अपनी बाइक पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही व्यापारी संडोली के पास पहुंचा तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद लुटेरे व्यापारी के 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं व्यापारी को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। वहीं अब पुलिस भी हरकत में आई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गुरुद्वारे के पास कितने पैसे थे? 7,53,53,हजार। कहाँ से लेके आए? नालागढ़ से कैश कलेक्ट कर। काय का कैश? मनी ट्रांसफर। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? लाल चंद। कितनी उम्र? उम्र 22 साल। किस पे थे वो? पैदल? बाइक पे। दूसरे वाले भी बाइक पे थे, बिना प्लेट की गाड़ी थी। नवंबर 15 को मेरा केस हुआ है, ठीक है? उसमें एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं करी उसमें अभी तक। अब बिल्कुल निकम्मी है जी, बिल्कुल निकम्मी है जी। 1.5 महीने बाद फिर वही कांड हुआ जी। बंदे को गोली लगी है, बंदा मारा गया है। किसी ने बरतना जी बंदा, किसी ने कौन देगा? रविवार को शिमला में साल की पहली बर्फबारी हुई और इसके साथ ही रविवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। बर्फबारी के बाद जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं प्रशासन भी लोगों को राहत पहुंचाने में जुट गया है। रविवार का दिन और शिमला में साल 2019 की पहली बर्फबारी। यहाँ पहुंचे पर्यटकों की मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ लोगों को ये स्नोफॉल सपने जैसा लग रहा था तो किसी के लिए स्नोफॉल देखने का सपना पूरा हो रहा था। हरे भरे पहाड़, पेड़ों की डालियां जैसे मानो चांदी में ढल रही हों। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मौजूद लोग इस बर्फबारी को महसूस करके जैसे फूले नहीं समाये। कोई इस पल को कैमरे में कैद कर रहा था तो कोई इस अद्भुत नजारे पर अपनी खुशियां रोक नहीं पा रहा था। रविवार को हिमाचल के 8 जिलों में बर्फबारी हुई, वहीं शिमला में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। जो शिमला का तापमान है वो -0.7 था, जो कि इस सीजन का सबसे कम तापमान और सबसे कोल्डेस्ट नाइट रही। जो बाकी शिमला सिटी में भी जो कुफरी है वहाँ पे -5 डिग्री, मशोबरा में भी -4 और जो बाकी शिमला के जो जाखू वगैरह जो बाकी इलाके थे वहाँ पे भी जो काफ़ी जो -2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रहा। बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमक रहे पहाड़ों के नजारे को देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंचे। वहीं प्रशासन ने भी सड़क के रास्तों को दुरुस्त करने और फिसलन को कम करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। सड़क पर ठीक प्रकार से बना रहे। अगर आप कुफरी की साइड जा रहे हैं, फागू की साइड जा रहे हैं, तो मेरे आपको एक एडवाइजरी ये भी रहेगी कि हमने इंतजाम किए हुए कि आप अपनी गाड़ियां जो है डल्ली की जो कार पार्किंग है APMC की वहाँ पर लगाएं। वहाँ से HRTC की बसों का हमने प्रावधान किया हुआ है जो हर 10-15 मिनट के वक्फे के बाद कुफरी की ओर जाएंगी और ये जो है मेनली मुख्यतः टूरिस्ट के लिए ही जो है हम चलवाएंगे। तो प्रशासन की तरफ से शिमला की ओर जाने वाले सभी रास्ते बहाल कर दिए गए हैं, जिसमें नारकंडा और खड़ा पत्थर में 6 से 9 इंच तक बर्फ को साफ कर दिया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 10 और 11 जनवरी को भी बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार है और पर्यटकों को ऊपरी क्षेत्र में न जाने की हिदायत भी दी गई है। शिमला से रेशमा कश्यप के साथ गुलवंत ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल।
अगली खबर भी राजधानी शिमला से जुड़ी है, जहां बर्फबारी के बाद मुसीबतों के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को शिमला के कई इलाकों की बत्ती गुल रही। आलम यह था कि कई इलाकों में कई घंटों तक बिजली का कट लग गया। संजौली में लोग घरों से बाहर निकल आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों के धरने के करीब 1 घंटे बाद बिजली सप्लाई सुचारू कर दी गई। तो आपको बता दें कि शिमला में कल रात कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और काफ़ी घंटों तक बिजली गुल होने के बाद लोग संजौली में सड़कों के ऊपर उतर आए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बर्फबारी के बाद कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्द सीजन के पहले ही हिमपात ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को पर्यटकों की पहली पसंद बनाने का दावा करने का जो वादा था उसकी पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पहले ही हिमपात में दूसरे राज्यों से पर्यटकों की आवाजाही क्या बढ़ी, यहां ट्रैफिक प्लान को ही दुरुस्त करने में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बावजूद इसके कैसे रहे सैलानियों के हौसले, उसको लेकर हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने पर्यटकों से खास बातचीत की। आपको सफेद ही सफेद दिखेगा, यानी सफेद चादर में ये पूरी जो धरा है वो आगोश में है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग भी, ये जो पर्यटक हैं वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जगह जो है वो धर्मशाला की नड्डी है। और ये नड्डी जो है अगर इस वक्त इसे स्विट्जरलैंड से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं किस तरह से कुदरत ने यहाँ पर ये जो नेमत बख्शी है, यहाँ पर एक हिमपात की नेमत और उसके साथ ही साथ यहाँ खूबसूरती की नेमत, नेचुरल आप इस यहाँ की तस्वीरों को देख सकते हैं, यहाँ की कुदरत के नज़ारे को आप देख सकते हैं। ये गगनचुंबी जो पहाड़ हैं इनको देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो ये बर्फबारी हुई है, हिमपात हुआ और हिमपात के बाद जो है यहाँ पर हरियाली, सफेदी और जो ब्राउन कलर का यहाँ मिश्रण यहाँ देखने को मिल रहा है। अपने आप में ही ये वो पहाड़ियां हैं, ये वो जगह हैं जो 12 महीने में अमूमन जो है वो बिल्कुल चुप्पी और बिल्कुल शांतमय होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब यहाँ हिमपात होता है तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक जो ग्रुप यहाँ से पंजाब से आया हुआ है, पंजाब का ये ग्रुप यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा एंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है। आप कहाँ से? होशियारपुर से। होशियारपुर से यहाँ पे आए हुए हैं, इसके साथ ही ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप कब पहुंचे थे यहाँ? हम कब आए थे आप? आज कल आए थे हम। जब आप यहाँ आए थे तो उस वक्त क्या आपके ज़हन में था कि यहाँ बर्फबारी हो सकती है, ऐसा कुछ माहौल में अनुमान था, पर भी आज आके मजा आ गया। यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। हर लोग डरे हुए हैं कि यहाँ बहुत ठंड है, पर शायद ऐसा नहीं, ये एंजॉयमेंट का सबसे अच्छा टाइम है। एक तरह से समय यहाँ पर बन चुका है, लोग यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो पंजाबी ढोल की थाप पर ये जो खूबसूरत सुंदरियां आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि सरकार की तरफ से कोई इस क्षेत्र की तरक्की की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, जब भी कोई बात आती तो सरकार कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाती है। तरक्की का कोई एक हल्की सी जो टीस है वो रहती ही है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार, आप चाहते हैं वैसे क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? जो पर्यटक है उनकी सुविधा के लिए कम से कम यहाँ पर एक टॉयलेट होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, 2-3 पार्क हैं जो कि डेवलप किए जा सकते हैं, वो होने चाहिए। जब यहाँ हिमपात होता है तो यहाँ पर और भी 4 चांद लग जाते हैं। और अभी ये सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी इस सीजन को और आगे चलना है। मार्च महीने तक ये सीजन रहता है और हो सकता है कि इस बार चूंकि नए साल पर ये पहला बर्फबारी का सीजन देखने को मिला है, अभी बर्फबारी के सीजन का दौर जो शुरू हुआ है और मार्च महीने तक इसी तरह से बर्फबारी और हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। धर्मशाला के नड्डी से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। जहां भी नजर तो दरअसल धर्मशाला की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर दर्शक मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिए, बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी सी नाराजगी इस बात की है। अगर मूलभूत सुविधाएं अगर प्रदान कर दी जाती पर्यटकों को तो शायद बात कुछ और ही होती है। शिमला की तस्वीरें भी आपको भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बर्फबारी और हल्की बारिश के बीच किस तरीके से लोगों ने बर्फबारी का आनंद उठाया और नए साल की शुरुआत की। हालांकि लोग कहीं ना कहीं इस बात से खुश दिखाई दिए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिमला में इस वक्त बर्फबारी हो सकती है। और लेकिन जिस तरीके से बर्फबारी हुई, पूरी शिमला घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई दिखाई दी। लोगों में खुशी का माहौल देखा गया, उत्साह था और बर्फ को देखकर कहीं ना कहीं उत्सुकता भी थी। और इसी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ाते हुए लोगों ने नाच गाकर, खुशी मनाकर, इस बर्फबारी का आनंद उठाकर, इस मौसम का, इस
बर्फबारी का लुत्फ उठाया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानो हर ओर सफेद चांदी बिछा दी गई हो, मानो ऐसा मालूम होता हो कि हिमघाटी में तब्दील हो गई है घाटी शिमला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगर कोई न्याय के प्रक्रिया के खिलाफ जाता है या उसे सबवर्ट करने की कोशिश करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट हमेशा मौजूद है। Just one second, please. अरे सर, if you stand there, everyone are already. अरे पीछे कैमरा है। That will be the so we can see what got in behind. Sir, please. बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और बाकायदा संविधान में भी यही लिखा है कि 2 साल तक सीबीआई डायरेक्टर को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की सरकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। 10:30 का ये समय रखा गया था। आलोक वर्मा ने सरकार द्वारा उनसे अधिकार छीनने और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। आलोक वर्मा को उनके और उनके स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद को लेकर छुट्टी पर भेज दिया गया था। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को ही सरकार ने छुट्टी पर भेजा था और उसके बाद एम नागेश्वर राव को तत्कालीन प्रभाव से अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया था। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में राकेश अस्थाना और आलोक सुप्रीम कोर्ट इन द विनीत नारायण केस by sending the CBI director on leave was simply not on. The Supreme Court today has reiterated the importance and the independence of the CBI director's office. I do not see it solely as a victory for Mr. Alok Verma, who will be reinstated, but I see it as a victory for the independence of investigative agencies in this country. Whether they are reiterating the 2-year minimum assurance period in this judgment also. The 2-year minimum period was first set down by the Supreme Court in the Vineet Narayan judgment. Thereafter, it was brought in by Parliament by statute. This government sought to. तो आपको बता दें कि सीबीआई डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। वर्मा को पद से हटाया नहीं जाना चाहिए था, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है। और नियम भी कहता है कि 2 साल के पहले सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटाया नहीं जा सकता था। दरअसल ये पूरा विवाद सीबीआई डायरेक्टर और राकेश अस्थाना के बीच जब विवाद तूल पकड़ता गया और मामला सामने आया तो दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था और उसके बाद अंतरिम सीबीआई डायरेक्टर एन नागेश्वर राव को बनाया गया था और उसके बाद से ही ये मामला लगातार कोर्ट में चलता रहा। और आज जो फैसला आया वो आलोक वर्मा के हद में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आलोक वर्मा को बड़ी राहत मिली है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि छुट्टी पर भेजने के आदेश को रद्द कर दिया जाए। वर्मा को पद से हटाया नहीं जाना चाहिए था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की सरकार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। आलोक वर्मा ने सरकार द्वारा उनसे अधिकार छीनने और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने पर सरकार एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। आलोक वर्मा को उनके और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के कारण सरकार ने छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया था, जिससे कि कम से कम सीबीआई के अंदर जो ये सेंटर ऑफ पावर बने रहने की लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, वो थमी रहे और चीजें सुगम रूप से चलती रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, आलोक वर्मा के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, साथ साथ नियम भी यही कहता है कि आलोक वर्मा को 2 साल के पहले नहीं हटाया जा सकता था। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ा झटका फिलहाल केंद्र सरकार के लिए है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि जो कमेटी थी, अपॉइंटमेंट कमेटी, उस कमेटी में अगर जो ये लंबे समय से विवाद था तो कमेटी को इसका रिकमेंडेशन भेजना जरूरी था। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जब विवाद था तो उस विवाद को शुरू से निकालना चाहिए था, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट जब बनाई हुई कमेटी द्वारा होता है तो उनको हटाने के लिए भी कमेटी का परमिशन लेना आवश्यक है। और ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिइंस्टेट का ऑर्डर दिया है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के उस आदेश को रद्द कर दिया है। बड़ी राहत फिलहाल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आलोक वर्मा को। जी बिल्कुल सुशील, आलोक वर्मा को अभी
वापस छुट्टी से बुलाने का आदेश हुआ है, छुट्टी पर भेजने के आदेश को रद्द करने की बात कही गई है। क्या राकेश अस्थाना पर भी किसी तरह का फैसला आया? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा पॉलिसी मेकर डिसीजन या कोई नए केस के इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच अभी चल रही है। लिहाजा ऐसा आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लेकिन जो अपॉइंटमेंट की चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब अपॉइंटमेंट कमेटी की राय इसमें नहीं ली गई, वो एक बड़ा जो पहलू है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, चूंकि जो लड़ाई है वो फिलहाल दो अधिकारियों के बीच में, लिहाजा इस तरह का फैसला लिया गया जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। सुशील, ये जो फैसला राकेश अस्थाना कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, क्या यही फैसला आलोक वर्मा पर भी लागू होगा? जी बिल्कुल, आलोक वर्मा को ही राहत है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आलोक वर्मा ने इस पूरे फैसले को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। राकेश अस्थाना का जो मामला था वो एफआईआर के अगेंस्ट को लेकर था, लेकिन आलोक वर्मा ने फोर्स लीव के मामले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आलोक वर्मा को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत है। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका, केंद्र सरकार के फैसले को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के आदेश रद्द कर दिए गए हैं। वहीं वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कह दिया गया है। साथ साथ कमेटी जो कि अपॉइंटमेंट कमेटी है उससे विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। हालांकि आलोक वर्मा को छुट्टी से वापस बुलाने की मांग की गई है, आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से, लेकिन अब भी आलोक वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते क्योंकि जांच लगातार जारी रहेगी। और इसी के साथ अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।